धातुएं मतलब मेटल्स हमारी दुनिया की नींव हैं। बड़े बड़े पुलों से लेकर हमारे हाथ में मौजूद फोन तक सब कुछ इन्हीं से तो बना है। पर इनकी एक छिपी हुई कमजोरी भी है, एक बहुत ही धीमी खामोश सी प्रक्रिया जो उन्हें वापस मिट्टी में मिलाने की कोशिश करती रहती है। तो चलिए आज हम धातुओं के इसी अदृश्य दुश्मन यानी संक्षारण की कहानी को समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा, है ना? वो नई चमचमाती हुई ग्रिल या फिर घर में रखा चांदी का चम्मच आखिर अपनी चमक खो कैसे देता है? इसका जवाब एक बहुत ही आम सी केमिकल प्रक्रिया में छुपा है। तो संक्षारण की इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें कहानी के बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, मतलब वहां जहां से ये धातुएं आती हैं। क्योंकि वो बनती कैसे हैं, इसी में ये राज भी छिपा है कि वो आखिर खत्म क्यों होती हैं। देखिए, एक दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर धातुएं हमें कुदरत में अपने शुद्ध चमकदार रूप में मिलती ही नहीं हैं। वो अयस्क यानी ओर्स कहे जाने वाले कंपाउंड्स में बंद होती हैं। उन्हें निकालने और साफ करने में बहुत सारी एनर्जी लगती है। और असली संघर्ष यहीं पर है, क्योंकि कुदरत हमेशा उन्हें वापस उनकी उसी स्टेबल हालत में ले जाना चाहती है। और यहीं से हमारे आज के मुख्य विषय की शुरुआत होती है, संक्षारण या कोरोजन। ये वो कुदरती प्रक्रिया है जो बनी हुई धातुओं पर लगातार हमला करती है। चलिए समझते हैं कि यह आखिर है क्या। अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो संक्षारण का मतलब है धातुओं का धीरे धीरे खत्म होना। यह तब होता है जब धातु की सतह हवा और नमी के संपर्क में आती है। ये एक धीमी पर लगातार चलने वाली लड़ाई है जो धातु अपने आसपास के माहौल के साथ लड़ती है। यह समीकरण इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है। संक्षारण के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। पहला खुद धातु, दूसरा हवा यानी एयर, और तीसरा नमी मतलब मॉइस्चर। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। चलिए अब कुछ रोजमर्रा के उदाहरण देखते हैं कि ये प्रक्रिया अलग अलग धातुओं पर कैसे असर डालती है। लोहा, तांबा और चांदी ये 3 बहुत आम धातुएं हैं, पर संक्षारण का हमला इन पर अलग अलग तरीकों से होता है। शुरुआत करते हैं संक्षारण के सबसे जाने पहचाने उदाहरण से, लोहे पर जंग लगना। हम सब ने इसे देखा है, पर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? लोहे को जंग लगने के लिए हवा और पानी दोनों की जरूरत होती है। अगर इनमें से एक भी चीज न हो तो जंग नहीं लगेगा, और जो लाल भूरा पदार्थ बनता है उसे हम जंग कहते हैं। यहाँ एक मजेदार तथ्य ये है, क्योंकि लोहा हवा से ऑक्सीजन के एटम्स के साथ जुड़ जाता है, जंग लगे हुए लोहे का वजन असल में असली लोहे से ज्यादा होता है। अब तांबे की बात करते हैं। पुरानी इमारतों या मूर्तियों पर अक्सर एक सुंदर सी हरी परत दिखाई देती है ना? वो भी संक्षारण का ही एक रूप है। लोहे से अलग तांबा सीधे ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, बल्कि ये हवा की नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। समय के साथ इसकी चमकदार भूरी सतह धीरे धीरे एक हरी परत में बदल जाती है। ये हरा पदार्थ, जिसे पैटिना भी कहते हैं, असल में कॉपर कार्बोनेट होता है। और आखिर में बात करते हैं चांदी की, जिसका इस्तेमाल गहनों और बर्तनों में खूब होता है। समय के साथ इसका क्या हाल होता है? जब चांदी को खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो वो काली पड़ जाती है। लेकिन इसका कारण ऑक्सीजन या पानी नहीं है। इसके बजाय चांदी हवा में मौजूद सल्फर के छोटे छोटे कणों के साथ रिएक्ट करती है, जिससे उसकी सतह पर सिल्वर सल्फाइड की एक काली परत बन जाती है। तो अब जब समस्या समझ आ गई है, तो सवाल यह है कि हम अपनी कीमती धातुओं को इस कुदरती प्रक्रिया से बचाते कैसे हैं? चलिए इसके कुछ समाधानों पर भी नजर डालते हैं। धातुओं को बचाने के लिए कई तरीके हैं। सबसे आसान है पेंटिंग या तेल लगाने जैसे तरीके, जो धातु और हवा के बीच एक दीवार बना देते हैं। फिर यशद लेपन या क्रोमियम प्लेटिंग जैसी तकनीकें हैं, जहां एक धातु के ऊपर दूसरी ज्यादा मजबूत धातु की परत चढ़ाई जाती है। और सबसे एडवांस तरीका है मिश्र धातु यानी एलॉय बनाना, मतलब 2 या ज्यादा धातुओं को मिलाकर एक बिल्कुल नई ज्यादा मजबूत धातु तैयार करना। आइए गैल्वेनाइजेशन को थोड़ा और समझते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस है। इसमें हम स्टील या लोहे को पिघले हुए जिंक में डुबोते हैं। जिंक की परत लोहे के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए वो खुद का बलिदान कर देती है और नीचे के लोहे को जंग लगने से बचा लेती है। लेकिन धातुओं की कहानी सिर्फ बनाने और बचाने पर खत्म नहीं होती। इसका एक और पहलू भी है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, और वो है पर्यावरण पर इनका असर। जब कुछ भारी धातुएं पर्यावरण में घुल जाती हैं, तो वे हमारे पानी के स्रोतों के लिए एक गंभीर खतरा बन सकती हैं।
ये धातुओं के जीवन चक्र का एक अंधेरा पहलू है। खास तौर पर कैडमियम, सीसा और पारा जैसी धातुएं बेहद जहरीली होती हैं। जब ये पानी में मिल जाती हैं तो वे पानी में रहने वाले जीवों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और फूड चेन में दाखिल हो सकती हैं, जो आखिर में इंसानों के लिए भी एक बड़ा खतरा है। तो हमने धातुओं की पूरी यात्रा देखी, धरती से अयस्क के रूप में निकलने से लेकर शुद्ध होकर हमारे काम आने तक और फिर धीरे धीरे प्रकृति में वापस लौटने तक। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। इस पूरे जीवन चक्र को समझते हुए हम इन कीमती संसाधनों का इस्तेमाल और ज्यादा जिम्मेदारी से कैसे कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।